सभी को गुड इवनिंग। एनएस एजुकेशन हब में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अपन पढ़ रहे थे राजस्थान का जीके। राजस्थान के जीके के अंतर्गत लास्ट लेक्चर में अपने नया टॉपिक स्टार्ट किया था, राजस्थान के भौतिक विभाग। राजस्थान के भौतिक विभाग की अपन बात करें, अपने क्या देखा था, हमारा जो टॉपिक था वो था राजस्थान के भौतिक विभाग। राजस्थान के भौतिक विभाग अपन ने क्या देखा था, सबसे पहले कि जो राजस्थान का भौतिक विभाजन है वह सर्वप्रथम किसने किया था, तो वो किया था सर्वप्रथम वी.सी. मिश्रा द्वारा। कब किया गया? 1967 के अंतर्गत। उनकी एक पुस्तक थी, पुस्तक का नाम था राजस्थान का भूगोल। राजस्थान का भूगोल। इसका प्रकाशन है वो हुआ था नेशनल बुक ट्रस्ट द्वारा। तो सबसे पहले जो भौतिक विभाजन है राजस्थान का वह सर्वप्रथम किया था वी.सी. मिश्रा द्वारा। कई बार एग्जाम के अंतर्गत ये सीधा सीधा पूछ लेते हैं कि जो राजस्थान का भौतिक विभाजन का श्रेय किसको जाता है, वो जाता है वी.सी. मिश्रा को। उन्होंने अपनी पुस्तक के अंतर्गत राजस्थान का भूगोल के अंतर्गत उनकी एक पुस्तक थी राजस्थान का भूगोल, 1967 के अंतर्गत इसका प्रकाशन हुआ था। उसके अंतर्गत राजस्थान का जो भौतिक विभाजन है उन्होंने सर्वप्रथम किया था। अब बात आती है राजस्थान के भौतिक विभाजन की, यानी जो भौतिक प्रदेश है राजस्थान के, उनको अपन 4 भागों में बांट सकते हैं। वो 4 भागों में बांटा गया है, किसके आधार पर? धरातल व वातावरण के आधार पर। क्योंकि जो राजस्थान प्रदेश है, अपन राजस्थान की बात करेंगे, ये आपके सामने राजस्थान का मानचित्र दिया हुआ है। इसके अंतर्गत देखेंगे कई जगह क्या है, मरुस्थली मरुस्थल है। यहाँ पर देखेंगे तो वहाँ है मरुस्थली मरुस्थल। कई जगह क्या है, कई जगह पठार है, पर्वतमाला है, कई जगह मैदानी भाग है। तो इस धरातल और वातावरण के आधार पर राजस्थान का भौतिक विभाजन को अपन ने 4 भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन सा है? पहला अपने सामने आता है उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश कौन सा होगा, यानी इसको अपन इस हिसाब से यहाँ से अगर बांटेंगे तो यहाँ पर क्या है, मरुस्थली मरुस्थल है, तो ये हो गया उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। 2 नंबर पर आता है मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश। आप होता राजस्थान के अंतर्गत यहाँ से अरावली पर्वतमाला गुजरती है। तो इसको बांट दिया, इसको कह दिया मध्यवर्ती, मध्य के अंतर्गत है इसलिए कह दिया मध्यवर्ती। ये यहाँ से अरावली पर्वतमाला गुजरती है, तो ये हो गई मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश। 3 नंबर पर आता है पूर्वी मैदानी भाग, यानी ये हो गया उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश। ये यहाँ उत्तर है, ये हो गया दक्षिण, ये हो गया पूर्व और ये हो गया पश्चिम। यह हो गया उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, ये मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश,
मध्यवर्ती अरावली पर्वतमाला। और 3 नंबर पे आ गया मैदानी भाग, यानी अपन यहाँ जयपुर, अलवर, भरतपुर इन क्षेत्रों की बात करेंगे। यहाँ पर क्या है, मैदानी भाग है, तो इसको कह दिया पूर्वी मैदानी भाग। पूर्व में स्थित होने के कारण इसको कह दिया पूर्वी मैदानी भाग। 4 नंबर पे आता है अपना हाड़ौती का पठार या दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग, जिसको कहते हैं हाड़ौती का पठार। यानी जो कोटा, बारा, झालावाड़ का क्षेत्र है वो क्या पठारी पठार है, तो इसको बांट दिया 4 नंबर पर पठारी भाग। तो ये हो गया 1 नंबर उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, 2 नंबर अरावली पर्वतीय प्रदेश, 3 नंबर ये 3 नंबर का जो शेष भाग रह गया हो गया मैदानी भाग, पूर्वी मैदानी भाग, और 4 नंबर पर पठारी भाग यानी हाड़ौती का पठार। इन 4 भागों में बांट दिया। अब इन 4 भागों की सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि जो इनका उद्भव है उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश और मैदानी भाग। इनको मानते हैं टेथित सागर का अवशेष, टेथित सागर के अवशेष। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर क्या विशाल सागर था, धीरे धीरे ये क्या है पीछे हटता गया और यहाँ पर क्या है मरुस्थल हो गया। तो इनको मानते हैं जो उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश और मैदानी भाग, इनको तो मानते हैं टेथित सागर के अवशेष। ये आपको ध्यान रखना है। और जो 2 नंबर और 4 नंबर मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश और पठारी भाग, इनको मानते हैं गोंडवाना लैंड का भाग। पीछे की क्लास के अंतर्गत अपने देखा था कि पहले जो संपूर्ण विश्व है वो क्या इस तरीके से एक भूखंड के रूप में था, जिसको कहते थे टेंजिया। इसे चारों ओर क्या था, जली जल था, इसको कहते थे टेंथालासा। बाद में क्या हुआ, ये जो टेंजिया भाग है ये 2 भागों में टूट गया। एक को कहने लगे अंगारा लैंड, अंगारा लैंड, और एक को कहने लगे गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड, और मध्य में था इसके टेथित सागर। अपन अगर राजस्थान की बात करेंगे तो राजस्थान के अंतर्गत अंगारा लैंड का तो कोई भी भाग नहीं है। ये तो हो गया अंगारा लैंड कट। राजस्थान के अंतर्गत भाग अगर मानते हैं तो मानते हैं टेथित सागर का और गोंडवाना लैंड का। टेथित सागर का कौन सा मानते हैं, उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश और पूर्वी मैदानी भाग। यानी जो पूर्वी मैदानी भाग है और उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है वो किसका भाग मानते हैं, टेथित सागर का भाग मानते हैं। यानी यहाँ पर क्या था, विशाल समुद्र था और समुद्र क्या है पीछे हटता गया और यहाँ पर क्या है मरुस्थल का प्रसार हो गया। दूसरी चीज जो गोंडवाना लैंड की बात करेंगे, गोंडवाना लैंड का भाग मानते हैं दक्षिणी पूर्वी जो पठारी भाग और अरावली पर्वतीय प्रदेश। यानी जो अरावली पर्वतीय प्रदेश है और ये पठारी भाग है, ये किन का अवशेष मानते हैं, ये मानते हैं गोंडवाना लैंड का। एग्जाम के अंतर्गत कई बार यहाँ से क्वेश्चन बनता है और क्वेश्चन आए हुए भी हैं, इसलिए आपको ये क्या है ध्यान में रखना है, टेथित सागर और गोंडवाना लैंड। अंगारा लैंड का अवशेष क्या है राजस्थान के अंतर्गत नहीं है। एशिया महाद्वीप, एक चीज मुख्य चीज याद रखना है, एशिया महाद्वीप है उनको माना जाता है अंगारा लैंड का भाग, लेकिन जो भारत है अपना देश, भारत देश है, उसको माना जाता है गोंडवाना लैंड का भाग। यह आपको ध्यान रखना है। अंगारा लैंड का भाग राजस्थान के अंतर्गत नहीं है, टेथित सागर और गोंडवाना लैंड को माना जाता है। पीछे की क्लास के अंतर्गत अपने देख लिया था, अब भी इसके बारे में अपने डिस्कस कर लिया। अब मुख्य बात क्या आती है, मुख्य बात यह आती है सबसे पहले निर्माण किसका हुआ। एग्जाम के अंतर्गत क्वेश्चन बनता है तो सबसे पहले निर्माण की बात आएगी तो वो होगा अरावली पर्वतीय प्रदेश। निर्माण की आपको याद रखना है कि सबसे पहले राजस्थान के अंतर्गत सबसे पहले निर्माण हुआ था अरावली पर्वतीय प्रदेश का। उसके बाद में पठारी भाग का, फिर हुआ था मैदानी भाग,
और उसके सबसे अंत में हुआ था मरुस्थल का। ये आपको ध्यान रखना है कि निर्माण की बार बात करेंगे, राजस्थान के ये जो भौतिक प्रदेश है इनके निर्माण की बात करेंगे तो सबसे पहले निर्माण हुआ था, ए आता है अरावली से शुरू होता है, तो यही आपको याद रखना है कि सबसे पहले निर्माण हुआ था अरावली पर्वतीय प्रदेश का। ए से याद रखना, ए से अरावली, यानी सबसे पहले अरावली और सबसे अंत में मरुस्थलीय प्रदेश। ये सबसे एंड में हुआ था मरुस्थलीय प्रदेश का। 2 नंबर पर आता है पठारी भाग, 3 नंबर पर आता है मैदानी भाग और 4 नंबर पर आता है मरुस्थलीय प्रदेश। लेकिन आपको प्रथम और अंतिम याद रखना, सबसे पहले निर्माण हुआ था अरावली पर्वतीय प्रदेश का और सबसे अंत में हुआ था मरुस्थलीय प्रदेश का। उत्तरी पश्चिमी जो मरुस्थलीय प्रदेश है उसका सबसे अंत में हुआ था। ये आपको क्या है ध्यान रखना है। अब अपन उसके बाद में क्या डिस्कस क्या करते हैं, जो सबसे पहले अपन देखेंगे उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के बारे में। उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की बात करेंगे, यहाँ शब्द आया हुआ है मरुस्थलीय। मरुस्थल होता क्या है, मरुस्थल भूमि के अंतर्गत जो भी उपजाऊ तत्व है उनका नष्ट होना ही क्या कहलाता है, मरुस्थलीकरण कहलाता है। तो मरुस्थलीकरण यहाँ सबसे ज्यादा क्या है, मरुस्थल है। इस मरुस्थल ये भाग किसका है, ये थार के मरुस्थल का भाग है। भारत के अंतर्गत जो थार का मरुस्थल है उसका भाग है। तो सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की। अब अपन एक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले अपना आता है उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। आपको एक चीज ध्यान रखनी है, मरुस्थल शब्द यहाँ आया हुआ है, इसकी सर्वप्रथम जो परिभाषा है वो 1949 के अंतर्गत अबुरविले ने दी थी। अबुरविले ने क्या परिभाषा दी थी कि जो भूमि के उपजाऊ तत्व है, भूमि के उपजाऊ तत्व का नष्ट होना क्या कहलाता है, मरुस्थलीकरण कहलाता है। तो सबसे पहले परिभाषा दी थी 1949 के अंतर्गत अबुरविले ने कि भूमि के अंतर्गत जो उपजाऊ तत्व है उनका नष्ट होना क्या कहलाता है, मरुस्थलीकरण कहलाता है। मरुस्थल है जो राजस्थान का जो मरुस्थल है वो किसका भाग है, थार के मरुस्थल का भाग है, थार के मरुस्थल का भाग। अब अपन देखते हैं थार का मरुस्थल। थार का मरुस्थल का कुल क्षेत्रफल है 2,33,000 वर्ग किलोमीटर। कहां पर है, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात। यहां पर क्या है, थार का मरुस्थल फैला हुआ है। इसका क्षेत्रफल है 2,33,000 वर्ग किलोमीटर। अब मुख्य बात क्या है, इसका क्षेत्रफल 2,33,000 वर्ग किलोमीटर है। इसका अकेले का राजस्थान के अंतर्गत है 1,75,000 वर्ग किलोमीटर। यानी कुल थार के मरुस्थल का 62% है वो क्या है, राजस्थान के अंतर्गत है। यानी राजस्थान की अगर बात करेंगे, कुल क्षेत्रफल है थार का जो मरुस्थल है उसका कुल क्षेत्रफल है 2,33,000 वर्ग किलोमीटर, जो कहां पर है, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात के अंतर्गत है। अकेला राजस्थान के अंतर्गत इसका है 1,75,000 वर्ग किलोमीटर, जो कुल का कितना है, 62% है। राजस्थान के अंतर्गत 12 जिलों में फैला हुआ है, 12 जिलों में फैला हुआ है। अब अपन बात करते हैं थार का मरुस्थल। थार का मरुस्थल क्या है, जो थार का मरुस्थल है वो सहारा मरुस्थल, सहारा मरुस्थल, जिसको प्राचीन नाम क्या था, इसका प्राचीन नाम था ग्रेट फोलियो आर्कटिक अफ्रीका मरुस्थल।
अफ्रीका मरुस्थल। इसका प्राचीन नाम क्या था? ग्रेट फोलियो आर्टिक अफ्रीका मरुस्थल। सारा मरुस्थल कहाँ? अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत है, जिसका क्षेत्रफल, सारा मरुस्थल के क्षेत्रफल की अपन बात करें तो सारा मरुस्थल का क्षेत्रफल है 84 लाख वर्ग किलोमीटर। सारा मरुस्थल की अपन बात कर रहे हैं। अपन पढ़ रहे थे थार का मरुस्थल। राजस्थान के मरुस्थल है वो क्या है? थार के मरुस्थल का भाग है, और थार का मरुस्थल है वो सारा मरुस्थल का पूर्वी भाग है। यानी ये अपना भारत, ये आ गया अफ्रीका, यहाँ आ गई अरब कंट्रीज, अरब देश, ये आ गया पाकिस्तान, ये आ गई हिमालय श्रेणी, हिमालय श्रेणी, ये आ गई हिमालय श्रेणी, यह आ गया अरावली, अरावली श्रेणी, यह आ गई हिमालय श्रेणी, अफ्रीका महाद्वीप। यहां पर है सारा मरुस्थल, सारा मरुस्थल, जिसका प्राचीन नाम क्या है? ग्रेट फोलियो आर्कटिक अफ्रीका मरुस्थल। एक चीज देखना आप, इसका क्या है? पूर्वी भाग है जो अपना थार का मरुस्थल है, ये इस तरीके से फैला हुआ है। इस मरुस्थल को यहां अरब कंट्रीज है, यहां कहते हैं कबीर का मरुस्थल, कबीर का मरुस्थल। भारत के अंतर्गत कहते हैं थार का मरुस्थल, थार का मरुस्थल। और अपने राजस्थान के अंतर्गत कहते हैं रेगिस्तान, और पाकिस्तान है उसके अंतर्गत कहते हैं चेलिस्तान। यह आपको ध्यान रखना है। पाकिस्तान के अंतर्गत थार के मरुस्थल को कहते हैं चेलिस्तान, राजस्थान के अंतर्गत कहते हैं रेगिस्तान, और ये है क्या? थार का मरुस्थल। तो सारा मरुस्थल का क्या एक विस्तार है, सारा मरुस्थल का पूर्वी भाग है। अरब कंट्रीज के अंतर्गत इसको कहते हैं कबीर का मरुस्थल, और ये अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत सारा मरुस्थल है, जिसका प्राचीन नाम है, प्राचीन नाम है ग्रेट पोलियो आर्कटिक अफ्रीका मरुस्थल। और इसके क्षेत्रफल की अपन बात करेंगे तो इसका क्षेत्रफल है वो है 84 लाख वर्ग किलोमीटर। यह 11 देशों में फैला हुआ है, 11 कंट्रीज में ये फैला हुआ है। सारे मरुस्थल की बात करें हैं 11 देशों में फैला हुआ है, 84 लाख वर्ग किलोमीटर है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल वह है सारा मरुस्थल, जिसका प्राचीन नाम है ग्रेट पोलियो आर्कटिक अफ्रीका मरुस्थल, जिसका क्षेत्रफल है 84 लाख वर्ग किलोमीटर, 11 देशों में फैला हुआ है, अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत स्थित है। और जो अपना थार का मरुस्थल है वो इसी का विस्तार माना जाता है। अरब कंट्रीज के अंतर्गत इसको कहते हैं कबीर का मरुस्थल। पाकिस्तान के अंतर्गत है वो थार का मरुस्थल है। वो कहाँ कहाँ पर है? एक तो पंजाब प्रांत, एक सिंध प्रांत, पंजाब प्रांत और सिंध प्रांत। यहाँ थार का मरुस्थल है पंजाब प्रांत और सिंध प्रांत के अंतर्गत। इसको यहाँ पर कहते हैं चेलिस्तान, राजस्थान के अंतर्गत कहते हैं रेगिस्तान। यह है क्या? थार का मरुस्थल। थार के मरुस्थल की बात करेंगे तो थार का मरुस्थल है उसका क्षेत्रफल है 2,33,000 वर्ग किलोमीटर। अकेले राजस्थान के अंतर्गत है वो इसका क्षेत्रफल है 1,75,000 वर्ग किलोमीटर। यह आपको ध्यान रखना है। राजस्थान के 12 जिलों के अंतर्गत ये फैला हुआ है। वो 12 जिले कौन कौन से हैं उनकी अपन अभी बात करेंगे। ये होगी मरुस्थल की बात। तो उन 12 जिलों की अपन अभी बात करने वाले हैं राजस्थान के अंतर्गत।
तो सबसे पहले अपन देख सकते हैं उत्तरी पश्चिमी जो मरुस्थलीय प्रदेश है उसके बारे में। राजस्थान के अंतर्गत है, ये 12 जिलों में फैला हुआ है। वो 12 जिले कौन कौन से हैं वो भी मैप के साथ अपन देख लेते हैं। इसके बाद में अपन देखेंगे मध्यवर्ती जो अरावली पर्वतीय प्रदेश है वो देखेंगे। उसके बाद में जो पूर्वी मैदानी भाग है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और अंत के अंतर्गत अपन पढ़ेंगे हाड़ौती का पठार। तो अब अपन राजस्थान का मैप देखते हैं एक बार। तो सबसे पहले अपन देख रहे हैं उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं? गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, नागौर, जोधपुर, पाली, और चूरू, झुंझुनू और सीकर। ये वो 12 जिले हैं जो उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है उसके अंतर्गत आते हैं। उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की बात करें, सबसे पहले क्षेत्रफल। राजस्थान के अंतर्गत है वो क्षेत्रफल है 1,75,000 वर्ग किलोमीटर। थार के मरुस्थल का कुल क्षेत्रफल है 2,33,000 वर्ग किलोमीटर। यानी थार के मरुस्थल का है 65%। ये तो होगी थार के मरुस्थल के अंतर्गत। राजस्थान के क्षेत्रफल का कितना है? राजस्थान के क्षेत्रफल का है 61%, लगभग 61% है। और राजस्थान के क्षेत्रफल का है कौन सा? उत्तरी पश्चिमी जो मरुस्थलीय प्रदेश है और राजस्थान के क्षेत्रफल का है 61%। अब बात करें जनसंख्या की, तो जनसंख्या है 40%। यानी राजस्थान के कुल जनसंख्या का 40% जनसंख्या निवास करती है उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। यानी 61% के अंतर्गत निवास करती है 40% जनसंख्या। यानी एक बात यहाँ निकल कर आती है, वो क्या है कि विश्व के अंतर्गत राजस्थान ऐसा मरुस्थलीय प्रदेश है जहाँ का जो जनघनत्व है वो क्या है? सर्वाधिक है मरुस्थल के अंतर्गत। तो एक बात यहाँ से निकल के आती है, वो क्या है कि विश्व में केवल राजस्थान ही ऐसा मरु प्रदेश है
विश्व के अंतर्गत राजस्थान ही ऐसा मरु प्रदेश है जहां विश्व के अन्य मरुस्थलों की तुलना में जनसंख्या एंड पशुओं का घनत्व सर्वाधिक है। अपन मरुस्थलीय प्रदेश की बात कर रहे हैं, मरुस्थल की अपन बात करें, अगर मरुस्थल की बात करें तो मरुस्थल के अंतर्गत विश्व में राजस्थान ही ऐसा मरु प्रदेश है जहां अन्य मरुस्थलों की तुलना में जनसंख्या और पशुओं का जो घनत्व क्या है, सर्वाधिक है। एक तो बात यह आ गई, क्योंकि 61% क्या है राजस्थान का क्षेत्रफल है और उसके अंतर्गत 40% है राजस्थान की जनसंख्या निवास करती है। एक बात तो ये आ गई यहाँ पर। इसलिए राजस्थान को क्या कहते हैं, तो राजस्थान को कहते हैं जीव मरु प्रदेश। इस कारण एक तो कहते हैं जीव मरु प्रदेश। एक राजस्थान को इस कारण कहते हैं रुक्ष क्षेत्र। किसके कारण, कि जो यहाँ का जनसंख्या है वो क्या है, मरुस्थलीय कारण सर्वाधिक जनसंख्या है। मरुस्थल होने के बावजूद भी यहाँ क्या है, जनसंख्या और सर्वाधिक है, इस कारण इसको कहते हैं रुक्ष क्षेत्र। ये नाम जो रुक्ष क्षेत्र नाम है वो सर्वप्रथम किसने दिया था, ये दिया था डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने। राजस्थान के लिए जो ये नाम है वो दिया था रुक्ष क्षेत्र का, यानी ये राजस्थान क्या है, सर्वाधिक जनसंख्या और क्या है, जैव विविधता। एक नाम है जैव विविधता, इस कारण इस क्षेत्र को कहते हैं रुक्ष क्षेत्र। और जो रुक्ष क्षेत्र का नाम है वो दिया था डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने। ये आपको ध्यान रखना, एग्जाम के अंतर्गत ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि रुक्ष क्षेत्र का जो नाम है राजस्थान के लिए किसने दिया था, डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने। अब आगे बात आती है वर्षा की। यह हो गया क्षेत्रफल, जनसंख्या। अब वर्षा, वर्षा होती है 20 से लेके 50 सेमी तक। वर्षा होती है 20 से लेके 50 सेमी तक। वर्षा की जो मात्रा है वो क्या है, बहुत कम है, यानी वर्षा बहुत न्यून वर्षा होती है। न्यून वर्षा के कारण इसको कहते हैं शुष्क बालू का मैदान। शुष्क बालू का मैदान। न्यून वर्षा के कारण यहाँ क्या है, रेत ही रेत है, इसलिए कहते हैं शुष्क बालू का मैदान। क्या क्या चीज आ गई, जीव मरु प्रदेश, रुक्ष क्षेत्र, शुष्क बालू का मैदान। अब बात आती है आगे, वो आती है तापमान की। तापमान रहता है -3 डिग्री सेल्सियस से मैक्सिमम अधिकतम रहता है 49 डिग्री सेल्सियस तक। यानी गर्मियों में तो रहता है ये अधिकतम, ये तो हो गया गर्मियों में, और सर्दियों में चला जाता है पारा -3 डिग्री सेल्सियस तक सर्दियों में। यानी चूरू जिला है राजस्थान के अंतर्गत, वहाँ क्या है, बर्फ भी जम जाती है। तो इसका तापमान की अगर बात करेंगे तो सर्दियों में तापमान चला जाता है माइनस के अंतर्गत, और गर्मियों की बात करें तो गर्मियों के अंतर्गत है वो तापमान चला जाता है 50 के पास, यानी 49 डिग्री सेल्सियस क्या गर्मियों में तापमान चला जाता है। यानी अगर तापमान के अंतर्गत बात देखेंगे तो जलवायु क्या हो गई, शुष्क एवं अत्यधिक विषम। जलवायु क्या आ गई, शुष्क एवं अत्यधिक विषम। अत्यधिक विषम। अब बात करें इस क्षेत्र की, वो आती है मिट्टी की। अपन बात करेंगे इसके मिट्टी की। मिट्टी की बात करें तो जो मिट्टी है वो है रेतीली बलुई। ये जो बालू मिट्टी होती है वो यहाँ पाई जाती है इस क्षेत्र के अंदर। कौन से क्षेत्र की अपन बात कर रहे हैं, जो मरुस्थलीय प्रदेश है, उत्तरी पश्चिम जो मरुस्थलीय प्रदेश है, इन 12 जिलों की अपन बात कर रहे हैं। इन 12 जिलों के अंतर्गत जो अधिकतम है वो मिट्टी कौन सी पाई जाती है, रेतीली बलुई मिट्टी। अगर रेतीली बलुई मिट्टी पाई जाती है तो बलुई मिट्टी के अंतर्गत जो फसल कौन सी होती है, होती है गंवार, बाजरा, मोठ,
यानी अगर बालू मिट्टी पाई जाती है तो बलुई मिट्टी के कारण, बालू मिट्टी के कारण यहाँ जो फसल है वो कौन सी होगी, गंवार, बाजरा, मोट ये होती है। ठीक है। दूसरी चीज जो घास है वो घास है सेवण, दामन, करड़, ये तो पाई जाती है घास, और साथ में पाई जाती है कंटीली झाड़ियाँ। यहाँ एक वृक्ष है सेवण। अगर इस सेवण की अपन बात करेंगे, ये सेवण क्या है, यह है अत्यधिक पौष्टिक घास, अत्यधिक पौष्टिक घास। कहाँ पाई जाती है, ये पाई जाती है लाठी श्रीत क्षेत्र में। जो गोडाउन पक्षी है, गोडाउन पक्षी की जो शरण स्थली है वो सेवण घास को माना जाता है। गोडाउन पक्षी होता है क्या, जो सोन चिड़िया होती है उसी को कहते हैं गोडाउन पक्षी। तो अपना पक्षी है गोडाउन पक्षी, जिसको कहते हैं सोन चिड़िया, सोन चिड़िया को कहते हैं गोडाउन पक्षी। वो गोडाउन पक्षी कहाँ रहता है, उस सेवण घास के अंतर्गत ही रहता है। और उस सेवण घास कहाँ पाई जाती है, लाठी श्री क्षेत्र के अंतर्गत पाई जाती है। गोडाउन पक्षी जो अपना अंडा है, अंडा भी इसी घास के अंतर्गत देता है। ये आपको ध्यान रखना है। गोडाउन पक्षी है वो अंडा भी इसी घास के अंतर्गत देता है। ये घास है वो अत्यधिक पौष्टिक घास होती है, लाठी श्रेणी क्षेत्र के अंतर्गत ये पाई जाती है। और ये गोडाउन पक्षी है उसकी क्या है, शरण स्थली है। ये आपको सेवण घास का आपको ध्यान रखना है। कटीली झाड़ियाँ पाई जाती है। बालू मिट्टी के कारण, जो बलुई मिट्टी है उसके कारण जो यहाँ की फसल है वो बाजरा, मोट, गंवार ये अधिक मात्रा में पाई जाती है। अब क्या है, जो नहर की बात करेंगे, इस क्षेत्र में नहर, तो नहर एक तो है इंदिरा गांधी नहर, इंदिरा गांधी नहर जो इस क्षेत्र की है जीवन रेखा, इस क्षेत्र की जीवन रेखा है इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर के कारण अब क्या है, ये जो इलाका पहले सूखा रहता था, इस सूखे इलाके में क्या हरियाली आ गई है। इन फसलों के अलावा जो अभी फसल की जाती थी गंवार, बाजरा, मोट, पहले इस नहर नहीं थी, उस समय से पहले क्या है ये फसल की जाती थी। अब इस नहर को क्या है अन्य नहरों से जोड़ दिया है, यहाँ पर पानी की व्यवस्था हो गई है। पानी की व्यवस्था के कारण जो पहले यहाँ गंवार, बाजरा, मोट की फसल की जाती थी, अब क्या है यहाँ पर जो गंगानगर है यहाँ चावल, गेहूँ, बाकी की जो भी फसलें हैं वो क्या है फसल की जाने लग गई है। तो इंदिरा गांधी नहर है वो यहाँ की क्या है जीवन रेखा है। दूसरी चीज गंगा नहर है यहाँ पर, और जो बाकड़ा नागल नहर है उसका पानी भी यहाँ आता है इस क्षेत्र के अंतर्गत। अब क्या है, इन क्षेत्र के अंतर्गत अनेक नहरों से इनको जोड़ के और यहाँ पर क्या है पानी की व्यवस्था कर दी है। तो यहाँ पर क्या है पहले सूखा ही सूखा था, आजकल क्या है यहाँ पर हरियाली, इन क्षेत्र के अंतर्गत हरियाली हो गई है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। घास का सेवण घास है, उसका एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, वो आपको ध्यान रखना है। सेवण घास, दामन और करड़ ये घास की किस्में हैं, इसको भी ध्यान में रखना है। ये आखिर कई बार एग्जाम के अंतर्गत पूछ लेते हैं ये है क्या, ये घास की किस्में हैं जो यहाँ पर पाई जाती है। कहाँ, जो उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है उसके अंतर्गत पाई जाती है। राजस्थान के क्षेत्रफल की बात करेंगे, राजस्थान के क्षेत्रफल का 31 लगभग 61%, 61.11% है। वैसे लगभग 61% है, उसमें 40% जो जनसंख्या राजस्थान की जनसंख्या है उसका पाया जाता है 40%। इस 40% जनसंख्या के कारण ही क्या है, जो और मरुस्थल है वहां पर आबादी बिल्कुल भी नहीं पाई जाती, और यहाँ पर क्या है 40% आबादी पाई जाती है। इसका मतलब ये हो गया कि विश्व के अंतर्गत राजस्थान ऐसा मरु प्रदेश है जहाँ जनसंख्या और जो पशुओं की संख्या वो क्या है सर्वाधिक है। इस कारण इसको कहते हैं जीव मरु प्रदेश। और यहाँ पर क्या है अनेक जैव विविधता पाई जाती है, जिसके कारण कहते हैं रुक्ष क्षेत्र। तो रुक्ष क्षेत्र का नाम है वो दिया था डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने। ये आपको ध्यान रखना, एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है। दूसरी चीज, यहाँ जो वर्षा है उसकी मात्रा होती है 20 सेमी से लेकर 50 सेमी तक। न्यून वर्षा होने के कारण इसको कहते हैं शुष्क बालू का मैदान, क्योंकि यहाँ बालू मिट्टी पाई जाती है, इसलिए कहते हैं शुष्क बालू का मैदान।
तापमान की बात करें तो तापमान सर्दियों में तो रहता है एकदम न्यूनतम -3 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, और जो गर्मियों में चला जाता है 49 डिग्री सेल्सियस, यानी क्या है, शुष्क एवं अत्यधिक विषम जलवायु पाई जाती है। ये तो हो गई इनकी जो विशेषता है। उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश अपन पढ़ रहे थे, उसकी विशेषताओं की अपन ने क्या है बात कर ली। नहर की बात करेंगे, इंदिरा गांधी नहर है, उस क्षेत्र की क्या है जीवन रेखा है। अब बात करेंगे नदियों की। इस क्षेत्र के अंदर 2 नदियां भी आती है, एक तो है घग्गर नदी, नदियों की बात करेंगे, एक तो है घग्गर नदी, घग्गर नदी, एक है लूनी नदी, लूनी नदी। क्योंकि घग्गर नदी है वो कहाँ से निकलती है, हिमाचल से निकलती है। हिमाचल के अंतर्गत शिवालिक की पहाड़ियां हैं, शिवालिक की पहाड़ियां, उसमें एक कालका की पहाड़ी है, कालका की पहाड़ी वहां से निकलती है। राजस्थान के अंतर्गत हनुमानगढ़ में क्या है प्रवेश करती है। कई बार ज्यादा बाढ़ आने के कारण ये पानी कहाँ चला जाता है, ये गंगानगर के सूरतगढ़ तक चला जाता है। अत्यधिक बाढ़ आने पर इसका पानी क्या पाकिस्तान तक भी चला जाता है। ये आपको याद रखना है। घग्गर नदी है वो इस क्षेत्र में पाई जाती है, हिमाचल से निकलती है। हिमाचल के अंतर्गत है वो शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं। शिवालिक की पहाड़ियों के अंतर्गत भी एक पहाड़ी है कालका की पहाड़ी, वहाँ से निकलती है। वहाँ से निकलकर ये राजस्थान के अंतर्गत हनुमानगढ़ में प्रवेश करती है। कई बार अत्यधिक होने के कारण ये क्या है, इसका पानी है वो गंगानगर के सूरतगढ़, गंगानगर का है सूरतगढ़, वहाँ तक भी इसका पानी चला जाता है। और अत्यधिक बाढ़ आने पर इसका पानी है वो कहाँ तक चला जाता है, पाकिस्तान तक चला जाता है। ये आंतरिक प्रवाह की नदी है, आपको ये ध्यान रखना है। ये है आंतरिक प्रवाह की नदी, आंतरिक प्रवाह नदी, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी नदी है लूनी नदी, पहली होगी घग्गर, दूसरी है लूनी नदी। लूनी नदी की बात करेंगे, लूनी नदी यहाँ से निकलती है अजमेर के अंतर्गत, अजमेर के नागपाड़ से, अजमेर के नागपाड़ से निकलती है। और ये कहाँ जाती है, ये अजमेर, नागौर, पाली, बाड़मेर, जालोर से होते हुए कहाँ निकलती है, गुजरात के अंतर, गुजरात के कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। कच्छ के रण में, कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। एक चीज याद रखनी है, लूनी नदी की विशेषता है, लूनी नदी का पानी क्या है, जब लूनी नदी यहाँ से निकलती है अजमेर के नागपाड़ से, तब इसका पानी क्या होता है, मीठा होता है, मीठा पानी। उसके बाद में बाड़मेर के बालोतरा, बाड़मेर के अंतर्गत बालोतरा स्थान है, उसके बाद इसका पानी क्या है, खारा हो जाता है। इसलिए इसको कहते हैं खारी मीठी नदी, खारी मीठी नदी, क्योंकि इसका पानी वो पहले क्या है, मीठा होता है। यहाँ अजमेर के नागपाड़ से निकलती है, अजमेर के नागपाड़ से निकलने के बाद में ये अजमेर, नागौर, जोधपुर, पाली, बाड़मेर, जालोर होते हुए क्या कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। बाड़मेर के अंतर्गत बालोतरा स्थान, बालोतरा के बाद इसका पानी वो खारा हो जाता है। यहाँ लवणता के कारण, जो लवणीय चट्टानें हैं बाड़मेर के अंतर्गत, इन चट्टानों के कारण इनका पानी क्या है, खारा हो जाता है। इसलिए इसको कहते हैं खारी मीठी नदी। और ये अंत में कहाँ जाती है, गुजरात के कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। यह आपको ध्यान रखना है। 2 इसकी नदियां हैं, घग्गर नदी और लूनी नदी। अब बात करेंगे झीलों की, तो झील है पचबदरा, लूणकरणसर, पचबदरा, लूणकरणसर, डीडवाना। इन झीलों से क्या है, नमक प्राप्त किया जाता है। ये इस क्षेत्र के अंतर्गत झीलें हैं जिनसे नमक प्राप्त किया जाता है। ये आपको इसकी विशेषता। अपन क्या देख रहे थे, अपन देख रहे थे उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की बात करेंगे, राजस्थान के अंतर्गत 12 जिलों में क्या है, मरुस्थल फैला हुआ है। अब बात करेंगे तो मरुस्थल का प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है। थार के मरुस्थल का कुल क्षेत्रफल है 2,33,000 वर्ग किलोमीटर, और इसका क्षेत्रफल है राजस्थान के अंदर केवल है 1,75,000 वर्ग किलोमीटर। अकेले राजस्थान के अंतर्गत है वो कुल का लगभग 62% है। अब बात करेंगे राजस्थान के क्षेत्रफल का,
तो ये हिस्सा है अपन उत्तरी पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश है, और राजस्थान के क्षेत्रफल का कितना है, वह है 61%, और यहाँ लगभग 40% जनसंख्या निवास करती है। यानी 61% क्षेत्रफल के अंतर्गत 40% जनसंख्या निवास करती है, वो भी मरुस्थलीय भाग होने के कारण। इसलिए विश्व में एक ऐसा ये मरुस्थल है, विश्व के जो भी मरुस्थल है उसके अंतर्गत राजस्थान ही ऐसा मरुस्थल है जहाँ क्या है, जनसंख्या, पशुओं की संख्या क्या है, सर्वाधिक पाई जाती है। इसके कारण इसको कहते हैं जीव मरु प्रदेश। अब बात आती है यहाँ अधिक जैव विविधता, जनसंख्या घनत्व, इसके कारण इसको कहते हैं रुक्ष क्षेत्र। जो रुक्ष क्षेत्र का नाम है वो दिया था डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने। तीसरी बात, वर्षा। वर्षा की मात्रा होती है 20 सेमी से लेकर 50 सेमी तक, जो न्यून वर्षा होती है। इसलिए कारण यहाँ क्या है, बालू के मैदान है, इस कारण इसको कहते हैं शुष्क बालू का मैदान। बात करेंगे तापमान की। तापमान सर्दियों में रहता है -3 डिग्री सेल्सियस, यानी सर्दियों के अंतर्गत माइनस में तापमान चला जाता है। गर्मियों की बात करें तो गर्मियों में 50 के पार जाता है, यानी लगभग मानते हैं अधिकतम 49 डिग्री सेल्सियस का तापमान चला जाता है। इस क्षेत्र की अपन बात कर रहे हैं, उत्तरी पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश की। यानी इसकी जो जलवायु वो कौन सी होगी, शुष्क एवं अत्यधिक विषम होगी। अब बात करेंगे मिट्टी की। मिट्टी यहाँ बलुई मिट्टी पाई जाती है, रेतीली बलुई मिट्टी पाई जाती है। इस कारण जो यहाँ पर फसल कौन सी होंगी, गंवार, बाजरा, मोठ, वो फसल होती है। लेकिन इस समय यहाँ पर जो इंदिरा गांधी नहर है उसका पानी का इन क्षेत्रों में, जिलों में जोड़ दिया है, जिसके कारण यहाँ पर क्या है, अब वर्तमान में क्या है, हरियाली हो गई है। तीसरी चीज जो घास है वो कौन सी घास पाई जाती है, सेवन, दामन, करड़, यह घास पाई जाती है, और कंटीली झाड़ियाँ पाई जाती है। सेवन घास की जो विशेषता वो है ये कि अत्यधिक पौष्टिक घास है। और जो गोडाउन पक्षी है, जो अपना राज्य पक्षी है गोडाउन, वो क्या है, इसकी शरण स्थली क्या माना जाता है, सेवन घास को माना जाता है। सेवन घास है वो लाठी श्री क्षेत्र में पाई जाती है। गोडाउन किसको कहते हैं, जो सोन चिड़िया होती है, अपन साधारण भाषा में बोलते हैं सोन चिड़िया, वही क्या है, गोडाउन है। उसकी शरण स्थली क्या है, सेवन घास है। और जो गोडाउन पक्षी है वो क्या है, अंडा है, अपना अंडा वो इसी घास के अंतर्गत देता है। तीसरी चीज जो आगे का अपन देखेंगे, आगे क्या है, नदियों की बात करेंगे तो यहाँ पर 2 नदियाँ है। एक तो घग्गर नदी है जिसको प्राचीन नाम क्या था, सरस्वती नदी, यानी पहले यहाँ पर एक सरस्वती नदी बहती थी, वो क्या विलुप्त हो गई, अब इसको कहते हैं घग्गर नदी। इसका एक अन्य नाम भी है, इसको कहते हैं मृत नदी, इसको कहते हैं मृत नदी। प्राचीन नाम था इसका सरस्वती नदी, अब घग्गर नदी है। ये हिमाचल के शिवालिक की पहाड़ियों से, कालका पहाड़ी है वहाँ से निकलती है, राजस्थान के अंतर्गत हनुमानगढ़ जिले में प्रवेश करती है। कई बार ज़्यादा पानी आने के कारण यहाँ के सूरतगढ़, गंगानगर तक इसका पानी चला जाता है, और अत्यधिक बाढ़ आने पर इसका पानी क्या है, पाकिस्तान तक भी चला जाता है। आंतरिक प्रवाह की ये नदी है। दूसरी नदी की बात करेंगे वो है लूणी नदी, अजमेर के नाग पहाड़ से निकलती है। अजमेर, जोधपुर, नागौर, पाली, बाड़मेर, जालोर होते हुए कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। बाड़मेर के अंतर्गत एक स्थान है बालोतरा, जहाँ पर चट्टानें पाई जाती है, लवणी चट्टान पाई जाती है, जिसके कारण इसका पानी क्या है, खारा हो जाता है। पहले इसका पानी क्या है, मीठा होता है, बाद में इसका पानी खारा हो जाता है, इस कारण इसको कहते हैं खारी मीठी नदी। कच्छ के रण में इसका पानी क्या है, विलुप्त हो जाता है। तो नहर की बात करेंगे हो गई इंदिरा गांधी नहर, जो यहाँ की क्या है, जीवन रेखा है। गंग नहर भी है, बागरा नागर नहर का पानी भी यहाँ आता है। तो ये हो गया, अपन पढ़ रहे थे उत्तरी पश्चिमी जो मरुस्थलीय प्रदेश है उसकी जो विशेषता है, उन विशेषताओं के बारे में अपन ने देख लिया। अब आगे अगर विशेषताओं की बात करेंगे तो आगे यहाँ पर लिग्नाइट, पेट्रोलियम गैस, हीलियम गैस, वो भी क्या है, प्राप्त की जाती है। कौन सी क्षेत्र से, इस क्षेत्र से, उत्तरी पश्चिमी जो मरुस्थलीय प्रदेश है उस क्षेत्र से क्या है, लिग्नाइट, पेट्रोलियम, हीलियम गैस, वो भी क्या है, प्राप्त की जाती है। अब अपन देखते हैं जो इसका वर्षा है वो क्या है, 20 सेमी से लेके 50 सेमी तक है। वर्षा है 20 सेमी से लेके 50 सेमी तक। तो 25 सेमी जो वर्षा रेखा है वो इसको क्या है, 2 भागों में बांटती है। कौन से क्षेत्र की अपन बात करें तो उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की अपन बात कर रहे हैं। इसको 25 सेमी वर्षा रेखा है वो उसको 2 भागों में बांट देती है। 2 भाग कौन कौन से हैं, एक तो हो गया शुष्क, एक हो गया अर्धशुष्क। शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश यानी बिल्कुल सूखा, जहाँ कुछ भी नहीं हो। अपन ने इसकी विशेषता है, इन विशेषताओं के बारे में अपन ने देख लिया है। अब इन विशेषताओं के अंतर्गत अपन एक चीज देखते हैं
यहाँ पर जो वर्षा है वो 20 सेमी से लेके 50 सेमी तक वर्षा होती है। 25 सेमी वर्षा रेखा, 25 सेमी वर्षा रेखा इस प्रदेश को दो भागों में बांटती है। कौन कौन से हैं? पहला तो आ गया शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। दूसरा आ गया अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। एक तो हो गया शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, एक हो गया अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश यानी सूखा, वर्षा क्या एकदम न्यून वर्षा, यानी चारों तरफ क्या है मरुस्थल ही मरुस्थल, चारों तरफ मरुस्थल ही मरुस्थल। तो वो तो हो गया शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। याद रखना 25 सेमी जो रेखा है वो किसको अलग करती है? उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को, उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को। एक चीज वो याद रखनी आपको, नोट लगा के लिख लेना, जो 50 सेमी वर्षा रेखा है, 50 सेमी वर्षा रेखा वो राजस्थान को दो भागों में बांटती है, राजस्थान को दो भागों में बांटती है। ये आपको ध्यान रखना है कि जो 50 सेमी वर्षा रेखा है वो तो राजस्थान को दो भागों में बांटती है, और 25 सेमी वर्षा रेखा है वो उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है उसको दो भागों में बांटती है। कौन कौन से दो भाग? शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, दूसरा अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश यानी बिल्कुल सूखा, यानी जहाँ पर एकदम न्यून वर्षा होती हो, यानी रेतीला शुष्क मैदान हो, इसको कहते हैं महान मरुभूमि, महान मरुभूमि, महान मरुभूमि। यहाँ वर्षा बिल्कुल भी नहीं होती है, न्यूनतम वर्षा होती है। और दूसरा है अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, जहाँ पर क्या है कभी कभार यानी जो वर्षा की मात्रा है वो क्या है मध्यम होती है, यानी मीडियम वर्षा होती है। अगर शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश की बात करेंगे तो इसके अंतर्गत आएगा बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर का कुछ हिस्सा, बाड़मेर और जैसलमेर के कुछ भाग, गंगानगर का भी भाग आता है इसमें, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। ठीक है, ये तो आ गया शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश के अंतर्गत। और अर्ध शुष्क के अंतर्गत कौन सा आ गया? अर्ध शुष्क के अंतर्गत आ गए बाकी के जो उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के अंतर्गत जो भी है, जैसे शेखावाटी आ गए। एक तो शेखावाटी के अंतर्गत कौन कौन से आ गए? सीकर, झुंझुनू, चोरू, सीकर, झुंझुनू, चोरू, हनुमानगढ़ आ गया, पाली आ गया, जोधपुर आ गया, नागौर आ गया। ये किसके अंतर्गत आते हैं? ये अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। जालोर हो गया, ये तो आ गए अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश के अंतर्गत। और शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश के अंतर्गत कौन कौन से आ गए? गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। अब आती है बात शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, इसकी को कहते हैं महान मरुभूमि। शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश को कहते हैं महान मरुभूमि, रेतीला शुष्क मैदान। ठीक है, और जो सबसे कम वर्षा की बात आएगी तो जैसलमेर का एक गांव है समगांव। यहाँ क्या है, बिल्कुल भी वनस्पति नहीं पाई जाती। जो वनस्पति है वो क्या है, बिल्कुल भी नहीं पाई जाती। जैसलमेर का एक समगांव है, सबसे कम वर्षा होती है, वनस्पति मान लो बिल्कुल भी नहीं पाई जाती, नामात्र वनस्पति पाई जाती है। शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है। शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश के अंतर्गत जिलों की बात करेंगे तो राजस्थान के जो गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर ये जिले आते हैं शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश के अंतर्गत। अब इन जिलों के अंतर्गत सबसे कम वर्षा की बात करेंगे वो होती है जैसलमेर के अंतर्गत। और जैसलमेर का भी एक गाँव है समगांव।
समगांव के अंतर्गत वर्षा की मात्रा और लगभग न के बराबर होती है, वनस्पति नाममात्र पाई जाती है, इस कारण इस गांव को कहते हैं वनस्पति रहित क्षेत्र। ये आपको ध्यान रखना है। अब क्या है, जो शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है इसके अंतर्गत क्या है, टीले टीले पाए जाते हैं, यानी बालू के मैदान पाए जाते हैं, बालू के मैदान या तो रेत के टीले अपन कहते हैं ना साधारण भाषा, रेत के टीले, रेत के टीले या रेत के टिब्बे, रेत के टिब्बे वो क्या है, इस क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो जो रेत के मैदान है, उन रेत के मैदान के आधार पर जो शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है इसको भी अपन क्या है, दो भागों में बांट सकते हैं। दो भागों में कौन कौन से में, एक तो हो गया बालू का स्तूप, बालू का स्तूप यानी बालू का स्तूप कुछ नहीं है, ये मान लो ये क्या है, रेत का टिल्ला ही है। तो एक तो हो गया बालू का स्तूप युक्त और दूसरा हो गया बालू का स्तूप मुक्त, बालू का स्तूप मुक्त। एक तो हो गया बालू का स्तूप युक्त यानी जहां पर रेत के टीले पाए जाते हैं, और दूसरा हो गया बालू का स्तूप मुक्त जहां पर क्या है, रेत के टीले नहीं पाए जाते। अब रेत के टीले सबसे ज्यादा कहां पाए जाते हैं, जैसलमेर के अंतर्गत पाए जाते हैं। रेत के टीले वो सर्वाधिक पाए जाते हैं जैसलमेर के अंतर्गत। बीकानेर, जैसलमेर, यहाँ क्या रेत के टिब्बे पाए जाते हैं। इन रेत के टिब्बों के आधार पर ये शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है इसको दो भागों में बांट दिया। बालू का स्तूप कुछ नहीं है, बालू का स्तूप यानी जो बालू के मैदान है, यानी जो रेत के टिल्ले हैं, उन आधार पर दो भागों में बांट दिया। यानी जहां पर एक तो सर्वाधिक रेत के टिब्बे पाए जाते हैं और जहां पर न्यून मात्रा में कम मात्रा में पाया जाता है, और एक जहां पर क्या है, रेत के टिब्बे टिब्बे हैं। तो इस आधार पर भी दो भागों में बांट दिया, एक तो बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र, एक बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र। मुक्त क्षेत्र नहीं यानी जहां पर ये क्या है, नहीं पाए जाते हैं। जैसे कई भाग है जैसलमेर और बाड़मेर जहां पर क्या है, वो चट्टानें पाई जाती है, चट्टानें पाई जाती है। तो यहाँ पर क्या है, जो रेत के टिब्बे है वो नहीं पाए जाते हैं। बाकी जो जैसलमेर का भाग है, कई बीकानेर, गंगानगर, इनके जो भाग हैं, कुछ भाग वहां पर क्या है, रेत के टिब्बे पाए जाते हैं। तो इनके आधार पर इनको दो भागों में बांट दिया, एक तो हो गया बालू का स्तूप युक्त, एक हो गया बालू का स्तूप मुक्त। इसको क्या कहते हैं, बालू का स्तूप युक्त है ना, इसको कहते हैं महान भारतीय मरुस्थल, महान भारतीय मरुस्थल। ये आपको ध्यान रखना है, यानी इसको कहते हैं महान भारतीय मरुस्थल। किसको, बालू का स्तूप जो युक्त क्षेत्र है जहां पर रेत के टिब्बे पाए जाते हैं, उसको कहते हैं महान भारतीय मरुस्थल कहते हैं। ये चारों तरफ से क्या है, रेत के टिब्बों से घिरा होता है। ठीक है, इसका जो विस्तार की बात करेंगे वो विस्तार होता है गंगानगर, बीकानेर, बाड़मेर और जैसलमेर। थोड़ा बहुत क्या है, नागौर के अंतर्गत भी पाया जाता है। बाकी गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर के अंतर्गत पाया जाता है, थोड़ा बहुत भी अलग अलग। अब ये बालू का स्तूप है वो क्या है, विभिन्न प्रकार के होते हैं, यानी ये भी क्या है, 2-3 प्रकार के होते हैं। तो बालू का स्तूप के प्रकार, बालू का स्तूप के प्रकार, तो बालू का स्तूप के प्रकार की बात करेंगे तो ये भी क्या है, 2-3 प्रकार के। एक तो बरखान बोलते हैं, बरखान, ये क्या होते हैं, अर्धचंद्राकार होते हैं। एक तो हो गया बरखान, ये बरखान है वो किस आकार के होते हैं, ये होते हैं अर्धचंद्राकार, यानी इस तरीके के होते हैं। ये तो हो गए बरखान। अनुदैर्ध्य पाए जाते हैं, तारानुमा पाए जाते हैं, अनुप्रस्थ पाए जाते हैं। ये क्या है, बालू का स्तूप के प्रकार है, यानी तारानुमा इस तरीके से पाए जाते हैं। अनुदैर्ध्य इस तरीके से पाए जाते हैं। अनुप्रस्थ, अनुदैर्ध्य, बरखान। यहाँ जो बरखान है ये कई बार एग्जाम के अंतर्गत पूछ लेते हैं, अर्धचंद्राकार रूप में होते हैं। ये इनके क्या है, जो बालू का स्तूप पाए जाते हैं, इनके ये प्रकार है। कौन कौन से, ये आपके सामने दिए, बरखान, अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ। ये अनुदैर्ध्य इस तरीके से पाए जाते हैं, अनुदैर्ध्य से कभी आप देखना गौर से, इस तरीके से पाए जाते हैं। अनुप्रस्थ है यानी इस तरीके से पाए जाते हैं। या एक इसके प्रकार है, ये जो रेत के टिल्ले हैं उनके प्रकार है जिनको कहते हैं बालू का स्तूप। तो इन बालू का स्तूप के प्रकार है।
अब अगला अपना आता है वो है बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र। दूसरा अपना आता है वह आ गया बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र। बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र, इसका अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत। आज के लिए इतना ही। अपन ने क्या पढ़ रहा था, अपन पढ़ रहे थे उत्तरी पश्चिमी जो मरुस्थलीय प्रदेश है उसके बारे में अपन पढ़ रहे थे। उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के अंतर्गत अपन ने देखा था 12 जिलों के अंतर्गत ये फैला हुआ है और जिसका क्षेत्रफल है राजस्थान के क्षेत्रफल का 61% है और इसके अंदर जनसंख्या वो 40% निवास करती है। 25 सेमी वर्षा रेखा इसको दो भागों में बांटती है, शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश और अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। अर्धशुष्क के अंतर्गत आगे शेखावाटी जो सीकर, झुंझुनू, चूरू, हनुमानगढ़, पाली, जालौर, जोधपुर, नागौर, ये आगे अर्धशुष्क के अंतर्गत है। और शुष्क के अंतर्गत आगे गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश के अंतर्गत क्या है, रेत के टीले पाए जाते हैं जिनको कहते हैं बालू का स्तूप। इनके आधार पर इनको क्या है, दो भागों में बांट दिया है। एक तो हो गया बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र और एक हो गया बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र। बालू का स्तूप युक्त क्षेत्र है वो गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर में पाया जाता है, जिसको कहते हैं हम महान भारतीय मरुस्थल। और जैसलमेर के अंतर्गत जो समगांव है जहाँ पर क्या वर्षा की मात्रा न के बराबर होती है, वनस्पति नाममात्र पाई जाती है, इस कारण इसको कहते हैं वनस्पति रहित क्षेत्र और इसको कहते हैं मान मरुभूमि। किसको, शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश को। अब अपना जो नेक्स्ट आता है वो आता है बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र, वो नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत देखेंगे। उसके बाद में अपन पढ़ेंगे इसी का टॉपिक जो अगला है वो है अर्धशुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। आज के लिए इतना ही। अगर हमारा ये आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।